मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मदर गेस स्कूल से सपना वर्मा, मैं आपको एसएसटी पढ़ूंगी। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सिविक्स का, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आधा लेसन मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, आगे का हम आधा पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनकम में इनइक्वालिटी, देयर इज़ हाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो क्रिएट डाइवर्सिटी। सभी लोगों की इनकम समान नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में डाइवर्सिटी होने का। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to other person. Inequality वहाँ पर आती है जहाँ पे एक पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटी होती है, वो सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा लग्जरी इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास कम पैसा है वो कम लग्जरी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में जो देखी जाती है कि जिनके पास पैसा अच्छा है वो अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होती है। जिनके पास कम पैसा है उनके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इनइक्वालिटी का। A significant portion of India population still do not have enough to eat, to or wear and a place to live in. अगर हम देखें हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में, तो काफ़ी बड़ा पार्ट ऐसा है जिनको ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता और ढंग से सर छुपाने के लिए जगह भी नसीब नहीं होती। तो ये, और अगर दूसरी ही जगह हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास काफ़ी खाना इतना होता है कि उनकी आने वाली जनरेशन भी अच्छे से खा सकती है, और कई लोगों को 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता। तो ये इनइक्वालिटी है, दोनों जगह इनइक्वालिटी है। ये सबसे बड़ा रीज़न है इनइक्वालिटी का, इनकम का, कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड जो है पॉइंट हमारा है कास्ट सिस्टम। सेकंड पॉइंट है कास्ट सिस्टम। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ये भी सोशल इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप depending upon the work of the people. Also they were supposed to remain in this group. जो लोग हैं, लोगों का समूह है, वो अलग अलग कास्ट में बटा हुआ है उनके वर्क के आधार पर, काम के आधार पर। तो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन ऑफ अ कंट्री। तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है, सोशल इनइक्वालिटी है। इस सिस्टम में पूरी सोसाइटी बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स में डिपेंडिंग है, जो कि किस पे डिपेंड करती है, जो डिवाइड है डिफरेंट ग्रुप्स में, जो किस पर डिपेंड करती है, लोगों के वर्क पर डिपेंड करती है। तो जो जैसा वर्क करता है उस वर्ग के लोगों का ग्रुप अलग है, कोई जो काम करते हैं उन वर्ग के लोगों का ग्रुप अलग है। तो इस तरह हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड है। तो ये भी इनइक्वालिटी, हर ग्रुप समान तो नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। तो ये इनइक्वालिटी भी हमारी उसमें समाज में पाई जाती है। फिर उसके अलावा 2 और फैक्टर्स जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर होते हैं, वो भी डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं? इन अर्ली डेज अगर हम पहले की बात करें तो पीपल ट्रेवल्ड ऑन फूट, हॉर्सेस, कैमल और इन शिप्स। पहले के लोग ट्रैवल करते थे पैदल चलकर, या तो पैदल ट्रैवल करते थे, या फिर वो हॉर्सेस का यूज़ लेते थे या कैमल का यूज़ लेते थे, और अगर उन्हें दूर कहीं जाना हो तो वो शिप्स का यूज़ लेते थे। दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, न्यू प्लेस टू सेटल इन ड्यू टू फेमाइन, ड्रॉट एंड वॉर। तो अलग अलग जगह पर वो अलग अलग जगह ढूंढते थे ताकि वो वहाँ जगह जाकर वो सेटल हो सके, नई जगह जाकर वो सेटल हो सके। क्यों सेटल हो सके? कोई भी रीज़न हो सकता था, जैसे कोई फेमाइन हो सकती थी, या फिर उनकी जगह पर अगर सूखा पड़ गया तो वो कोई और जगह ढूंढेंगे,
They also traveled in search of the people to trade with in or in search of work. और इसके साथ साथ रहने के लिए, सेटल होने के लिए तो वो नई जगह ढूंढते थे, इसके अलावा वो ट्रेड के लिए भी नई जगहों को ट्रैवल करते थे. Since it took so long to travel, once people got to place, they stayed and settled there. Since it took so long to travel, once people got to place, they stayed and settled there, है ना. तो वो ट्रैवल करते थे, काफ़ी दूर दूर जाते थे और जो जगह उन्हें अच्छी लगती थी वो वहाँ पर सेटल हो जाते थे. इन द न्यू प्लेस पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल. और जब वो नई जगह पर जाते तो वो अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव लाते थे. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो डिड थिंग इन द ओल्ड वेज. भले ही वो करते तो वही थे जो उनके पुराने तरीक़ों से वो करते आए हैं. इन द प्रोसेस देयर लैंग्वेज, फूड, कल्चर एंड रिलीजियस बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू. लेकिन उसमें जो वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें करते थे, उसमें वो नई चीज़ों, नए एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे. तो यहाँ पर वो एक नया कल्चर बनाते थे, पुराना और नए का मिलकर. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर क्रिएटेड समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. ये जो इंटरमिक्सिंग था कल्चर का, ये एक नया तरीका लेकर आया. इन दिस वे रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक स्टोरीज़. और इसीलिए ये जो रिलीजन्स है, ये जो रीजन्स है वो अलग हो गए अपनी नई स्टोरी के साथ में. Even today we move from one place to another for many purpose, such as in search of job, for education, trade, seeing new place, etc. अभी भी हम लोग ट्रैवल करते हैं और उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं. दूसरा है जोग्राफिकल फैक्टर. तो डाइवर्सिटी ऑल्सो कम फ्रॉम द जोग्राफिकल फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग इन अ डेजर्ट एरिया इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द प्लेन एरियाज. अगर हम जोग्राफी के उससे देखें तो भी जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बहुत होते हैं डाइवर्सिटी के. जैसे बात करें हम तो डेजर्ट में रहना और प्लेन में रहना, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती है ना. डेजर्ट के रूटीन अलग होते हैं, डेजर्ट में रहना अलग होता है और प्लेन एरिया में रहना अलग होता है. द जोग्राफिकल फैक्टर्स not only influence the clothing and eating habit of the people but also the kind of work they do. जो जोग्राफिकल फैक्टर होते हैं वो न केवल कपड़ों को, न केवल खानों को प्रभावित करती है बल्कि लोगों के काम को भी प्रभावित करती है. कैसे? जैसे जो लोग नॉर्थ एरिया में रहते हैं, यानी कि जो पहाड़ों की तरफ रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनका खाना, उनका कपड़ा सब कुछ अलग होता है, यहाँ तक कि वो काम भी अलग करते हैं. जबकि जो साउथ में रहते हैं या जहाँ पर धूप तेज पड़ती है ऐसी जगह पर वो रहते हैं, वहाँ के क्लोथिंग में भी डिफरेंट होता है, वहाँ के फूड में भी डिफरेंट होता है और वहाँ के वर्क में भी डिफरेंट होता है. तो जोग्राफिकल फैक्टर भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है इंडिया में डाइवर्सिटी को. दिस इज़ बिकॉज पीपल लिविंग आर क्लोजली रिलेटेड देयर फिजिकल सराउंडिंग. क्योंकि जैसी जगह पर लोग रहेंगे वो वैसे ही काम करेंगे, वैसा ही कपड़े पहनेंगे, वैसा ही वो खाएंगे. तो ये दोनों ही रीज़न, ये जितने भी रीज़न हैं, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी को. इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इंडिया की डाइवर्सिटी को. अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कि इतनी सारी भिन्नता होने के बाद भी हमारे पूरे देश को एक यूनिट वो कहा जाता है, एक देश का नाम दिया गया है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी वॉज अ फ्रेज फर्स्ट इज़ यूज बाय जवाहरलाल नेहरू. ये एक फ्रेज था जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा यूज़ किया गया था. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के. एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेज टू डिस्क्राइब इंडिया. यह एक परिभाषा नहीं है इंडिया को डिस्क्राइब करने की, बट इज़ अ मोटो. ये एक उद्देश्य है सेलिब्रेटिंग अ सेंस ऑफ वननेस एंड कॉपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. कि ये एक मोटो है जिसमें कि हम कॉपरेशन, जो लोगों के ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के जो आपस में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, उसको सेलिब्रेट करने का. और मतलब एक समाज में रहते हुए भी, एक समाज में बहुत तरीके के लोग रहते हैं तो ये सारे एक दूसरे का साथ देते हैं, कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को. ये उस चीज़ को बताता है. द थ्रेड ऑफ यूनिटी दैट बाइंड्स ऑल द डाइवर्स एलिमेंट कैन बी सीन
एज अंडर। ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है यूनिटी का, इसने सारी भिन्नताओं को एक धागे में बांध रखा है, बाइंड कर रखा है। लीगेसी ऑफ इंडियाज़ पास्ट, अगर हम पहले की इंडिया का पास्ट देखें तो इंडिया हैड अचीव्ड अ लॉट ऑफ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। काफ़ी चीज़ें लिटरेचर में उसने अचीव किया है, आर्ट में, आर्किटेक्चर में एंड साइंटिफिक नॉलेज ड्यूरिंग द एनिशियन पीरियड। और उसके साथ साथ जो साइंटिफिक नॉलेज है इंडिया की वो भी काफ़ी अच्छी रही है। 3 मेजर रिलीजन नेमली हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कल्चर प्रैक्टिस। 3 जो धर्म हैं, कौन कौन से? हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। इन तीनों ने ही बहुत प्रभाव छोड़ा है हमारे इंडिया के कल्चर पर। द कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड फर्दर इनरिच एंड शेप अप दूस प्रैक्टिस एंड बिल्ट अप आवर कल्चर ट्रेडिशन। और इन्हीं कल्चर ट्रेडिशन जो बाहर कंट्री में जाकर, आउटसाइड वर्ल्ड में आउटसाइड जाकर इन पूरी प्रैक्टिस की है इन धर्मों को, और वहाँ पर अलग अलग जगह हमारे कल्चर ट्रेडिशन को बिल्डअप किया है। दिस कंस्टिट्यूट एंड इन कलेक्टिव फॉर्म द मेन स्टे ऑफ आवर हेरिटेज। ये सभी क्या कहलाता है? कलेक्टिव फॉर्म में हमारी विरासत कहलाता है। अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, द ब्रिटिश हैड इवॉल्व्ड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था, एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम चलाया था इंडिया के अंदर अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। बट दिस चेंज प्रोवाइडेड द इंडियन इंटेलेक्चुअल अ ग्लिम्स इनटू द पॉलिटिकल फ्रीडम इंजॉयड बाय द पीपल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन यही अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई यही सुविधाओं को भारतीयों ने बहुत अच्छे से उसे धारण किया और पॉलिटिकल फ्रीडम को उन्होंने अपनी लाइफ में इंजॉय किया। एज महात्मा गांधी सेड, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा, द कॉलोनियल रूल इन इंडिया डिड नॉट ओनली डिप्राइव द पीपल ऑफ देयर राइट्स एंड अक्रॉस देम बट रीयून्ड इंडिया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली। उन्होंने जैसा बताया कि जब इंडिया में कॉलोनियल रूल आया था, ब्रिटिश शासन आया था, तो उन्होंने हमारे राइट्स को नहीं दबाया, हमारे राइट्स को अप्रोच नहीं किया, बल्कि हमारे इंडिया को एक नई आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमारे इंडिया को एक रीयून किया, एक दोबारा उसका आविष्कार किया। आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।